भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में गरीबी वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। बेरोजगारी के बाद थोड़ा जुकाम हुआ है आवाज़ को मैनेज करना पड़ेगा, मौसम ऐसा चल रहा है। आमतौर पर मुझे जुकाम जल्दी होता नहीं है और कल से बहुत ही अच्छे से पकड़ा हुआ है, सारा कुछ जाम है, आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, भारत में गरीबी से बड़ी समस्या गरीबी के प्रतिमान मापन की है कि गरीबी को मापा कैसे जाए, कैसे पता लगाया जाए कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। भारत जैसे गरीब देश में पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, इसमें भी सरकार कंजूसी करती है। बहुत सारे गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर मान लेती है और बहुत कम ही गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। हमारे यहाँ गरीबी का जो फार्मूला है वो बहुत मिनिमम लेवल का है। उदाहरण के लिए, अगर आप 32 रुपये शहरों में रहते हैं और 32 रुपये डेली कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, सरकार ऐसा मानती है। तो बहुत ही मिनिमम लेवल का है यहाँ पे गरीबी का पैमाना। तो भारत में गरीबी के मापन के लिए सरकार समय समय पर समितियां गठित करती है। उनके सुझावों के आधार पर गरीबी आकलन किया जाता है, गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। गरीबी रेखा के निर्धारण का कार्य भारत में योजना आयोग द्वारा किया जाता है। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग करता है। भारत में योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर करता है? 4 विकल्प दिए रहते हैं। हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि किस आधार पर करता है? परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण परिवारों के उपभोग व्यय, यानी अपने उपभोग करने में, खाने पीने में जो खर्च करते हैं उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। बहुत सारे सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गरीबी मापन के 2 प्रतिमान है, एक सापेक्षिक। गरीबी को मापने के 2 प्रतिमान है, एक सापेक्षिक, एक निरपेक्ष। रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर। मेजरमेंट मतलब मापना। सापेक्षिक प्रतिमान मतलब सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी क्या है? उसको एक स्वतंत्र रूप से गरीब नहीं माना जाएगा, दूसरे से तुलना की जाएगा। अलग अलग आय वर्ग, अलग अलग कमाने वालों की आपस में तुलना की जाती है। तुलनात्मक रूप से उसमें कोई पिछड़ जाता है आय में तो गरीब, यानी सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी से स्पष्ट होता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता है। निरपेक्ष रूप से नहीं मानता है ये, सापेक्षिक रूप में। यानी अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तब भी हो सकता है कि आप गरीब हो, क्योंकि हो सकता है सापेक्षिक रूप से बाकी लोग आपसे ज्यादा अमीर हो, है ना। तो सापेक्षिक गरीबी से स्पष्ट होता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता है। सापेक्ष गरीबी मापन की 2 बहुत ही पॉपुलर विधियां हैं, एक लॉरेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक, है ना। लॉरेंज वक्र से क्या मापा जाता है? सापेक्षिक गरीबी, सवाल, है ना। इसी तरह गिनी गुणांक से क्या मापा जाता है? सापेक्षिक गरीबी। लिख लीजिएगा अलग से, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से सापेक्षिक गरीबी की माप की जाती है। अब इनके विषय में विधिवत विस्तार से जब मैं अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नियम पढ़ाऊंगा उस वाले चैप्टर में बात करूंगा, है ना, क्योंकि ये अलग थोड़ा मुद्दा हो जाएगा। तो बस इतना जानिए कि सापेक्षिक गरीबी की माप की 2 विधियां हैं, एक लॉरेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक। निरपेक्ष प्रतिमान, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? निरपेक्ष प्रतिमान, इसके अंतर्गत गरीबी मापन के लिए व्यक्ति की आय मतलब इनकम और उसके उपभोग व्यय मतलब खाने पीने में जो खर्च करता है, इसके अंतर्गत गरीबी मापन हेतु, निरपेक्ष प्रतिमान की बात कर रहा हूं, इसके अंतर्गत गरीबी मापन हेतु व्यक्ति की आय और उसके उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है ना। व्यक्ति की आय, इनकम और उसके उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर, यानी अगर आप न्यूनतम आय कमाते हैं, आप न्यूनतम कैलोरी लेते हैं अपने खाने में, खाना पीना पर्याप्त नहीं है तो आप गरीब माने जाएंगे, है ना। अब कितना कैलोरी होना चाहिए, कितना इनकम होना चाहिए कि गरीब माना जाएगा, इसकी बात आगे की जाएगी कि सरकार ने क्या मापदंड बनाया है। तो निरपेक्ष प्रतिमान में व्यक्ति के आय और उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है ना। इस आधार पर निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहा जाता है। इस आधार पर जो न्यूनतम उपभोग व्यय निर्धारित किया जाता है कि हाँ, इस उपभोग व्यय से नीचे का व्यक्ति गरीब है और इस उपभोग व्यय से ऊपर का व्यक्ति गरीब नहीं है। अब वो उपभोग व्यय खाने में कैलोरी की मात्रा हो सकती है, या वो उपभोग व्यय डेली आप कितना कमाते हैं वो हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं, है ना। तो इस आधार पर निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग व्यय को, मतलब किसी न्यूनतम उपभोग व्यय, निश्चित नहीं, सरकार को पता करना है कि न्यूनतम उपभोग व्यय क्या है, अभी पता लगाना है। तो न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा माना जाता है, कहा जाता है। इस न्यूनतम
निर्धारित स्तर मतलब न्यूनतम उपभोग व्यय की बात कर रहा है, इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे वाला व्यक्ति माना जाता है, अर्थात गरीब माना जाता है। किससे नीचे? न्यूनतम उपभोग व्यय से भी नीचे व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे वाला माना जाता है। ठीक है, और उस न्यूनतम उपभोग व्यय को क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा, है ना। यानी एक आधार खींच दिया रेखा, उस रेखा के नीचे जो लोग हैं, है ना, वो गरीब हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो, है ना, हेड काउंट रेशियो। तो निर्धनता की माप करने की इस विधि को हेड काउंट रेशियो या हेड काउंट अनुपात कहा जाता है। क्वेश्चन लॉरेंज वक्र से क्या मापा जाता है? सापेक्षिक गरीबी। हेड काउंट रेशियो या हेड काउंट अनुपात से क्या मापा जाता है? निरपेक्ष गरीबी मापी जाती है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पता लगाया जाता है ना। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पता किससे लगाया जाता है? हेड काउंट रेशियो से। विकल्प रहेंगे लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और हेड काउंट रेशियो, है ना। तो निर्धनता रेखा वाला कॉन्सेप्ट इसमें है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये रेखा नहीं खींचती। ये क्या करती है? सापेक्षिक तुलना करती है। ये तो गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र, और ये क्या है? एक आधार रेखा खींच देगी, मतलब इतना कैलोरी या इतना इनकम डेली, उससे के नीचे के लोग गरीब है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का ही प्रयोग किया जाता है। गौरतलब है, इसे अच्छे से अलग करके नोट करके लिख लीजिए। भारत में निर्धनता की माप के लिए भारत में निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्धनता का अनुमान अथवा गरीबी रेखा का निर्धारण, निर्धनता रेखा का निर्धारण योजना आयोग द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, समय समय पर योजना आयोग द्वारा काम किया जाता है। निर्धनता का अनुमान करना या गरीबी का अनुमान करना या निर्धनता रेखा का निर्धारण करना, ये काम योजना आयोग द्वारा समय समय पर किया जाता है। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर करता है ना। अगर किसी परिवार का उपभोग व्यय उस न्यूनतम स्तर से नीचे है, कहा ना, न्यूनतम उपभोग व्यय, न्यूनतम निर्धारित स्तर, तो रेखा का निर्धारण परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। यानी अगर किसी परिवार का उपभोग व्यय उस न्यूनतम निर्धारित स्तर से भी नीचे है तो उसे उस परिवार को गरीब माना जाएगा, है ना। और अगर उस परिवार का उपभोग व्यय न्यूनतम निर्धारित स्तर से, न्यूनतम उपभोग व्यय से ऊपर है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। इस कार्य के लिए अभी परिवारों का उपभोग व्यय है, पता कैसे लगाया जाए कि परिवार 121 करोड़ लोग हैं जिस देश में, उसमें लगभग 25 करोड़ परिवार होंगे औसतन, और इन 25 करोड़ परिवारों का उपभोग व्यय क्या है पता लगाना बहुत ही दुष्कर कार्य है कि देश भर के लोगों का पता लगाया जाए परिवारों का, है कि इनका उपभोग व्यय क्या है। भारत में तो उपभोग व्यय एक टाइम के मील में 50,000 रुपए, एक टाइम के खाने 50,000 रुपए से लेके, है ना, और एक टाइम भूखा, इतना अंतराल है। एक व्यक्ति कोई ऐसा भी एक टाइम भूखा और एक 50,000 रुपए में चुकाता है एक टाइम नाश्ता करने का, तो बहुत अंतराल है भारत में, है ना, अमीरी और गरीबी में। तो इसका पता लगाना बड़ा दुष्कर कार्य है कि परिवारों के उपभोग व्यय का पता कैसे लगाया जाए। तो इस कार्य के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन गठित किया गया है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इस कार्य के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन देश भर से परिवारों के उपभोग व्यय के आंकड़े इकट्ठा करता है। देश भर से परिवारों के उपभोग व्यय के आंकड़े इकट्ठा करता है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण व्यक्ति के भोजन में, योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि भारत में ग्रामीण व्यक्ति के भोजन में, मतलब उसकी थाली में प्रतिदिन 2400 कैलोरी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण ज्यादा मेहनत करता है, और शहरी व्यक्ति के जीवन में, शहरी व्यक्ति की थाली में प्रतिदिन 2100 कैलोरी होना चाहिए। ग्रामीण व्यक्ति की थाली में 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति की थाली में 2100 कैलोरी प्रतिदिन होनी चाहिए, मतलब उसे इतना प्राप्त होना चाहिए। अगर इससे नीचे प्राप्त कर रहा है कोई व्यक्ति तो गरीब है। मतलब अगर हम 2400 कैलोरी शहर में रह रहे हैं, तो अगर हम 2400 कैलोरी अगर हम 2100 कैलोरी प्रतिदिन अपनी थाली में ले रहे हैं तो हम गरीब नहीं है। सरकार ने जानबूझ के गरीबी रेखा का निर्धारण सरकारें निम्न स्तर पर करती हैं ताकि
उन्हें गरीबी के लिए जब योजनाएं बनाए तो बहुत बड़ी जनसंख्या उसके दायरे में ना आए, नहीं तो सरकार कितना खर्चा करेगी। अगर बहुत बड़ी संख्या को सरकार गरीब मान लेगी तो सरकार के व्यय बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं सामाजिक व्यय, और सामाजिक व्यय को किसी भी देश या सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, सड़क, ऊर्जा, बिजली, है ना, परिवहन संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को निवेश करना चाहिए। अगर सरकार लोगों का पेट भरने में निवेश करने लगेगी तो फिर उससे भी फिर समस्या होगी, लोगों में नकारापन बढ़ेगा, है ना, और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछड़ेगा, उद्योगों का स्तर नीचे गिरेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो पेट भरने से कोई समाधान नहीं होता है। तो इसलिए भी सरकारें क्या करती हैं, निर्धनता रेखा का निर्धारण बहुत न्यूनतम स्तर पर करती हैं, ताकि जो बहुत ज्यादा गरीब है वही इसके दायरे में आए, ताकि उनका सरकार पेट भर सके, है ना। 3 रुपया चावल, 2 रुपया गेहूं, 1 रुपया मोटा अनाज प्रति किलो, है ना, सब्सिडी देके अनाज जो बांटती है पीडीएस के तहत। तो जानबूझ के निर्धनता रेखा का निर्धारण न्यूनतम स्तर पर किया जाता है। योजना आयोग निर्धनता का आकलन समय समय पर गठित विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों के आधार पर करता है। आयोग निर्धनता का आकलन समय समय पर गठित विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों के आधार पर करता है। कौन कौन से विशेषज्ञ समूह खास है उनके बारे में जान लेते हैं। उनकी सिफारिशें कब आई, जो डेट लिखे हुए हैं वो समिति के गठन का डेट नहीं है, वो उनकी सिफारिश आने का डेट है। वही पूछा भी जाता है कब गठित की गई थी, डजंट मैटर, कब सिफारिश आया था। जैसे तेंदुलकर समिति ने अपनी सिफारिश कब दी थी, 2009 में। वाई के अलग समिति 1979 में इसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। ये सारी समितियां योजना आयोग द्वारा ही गठित की जाएंगी और ये अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को ही सौंपेंगी। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग एक मापदंड बनाकर गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो वाई के अलग समिति 1979 में इसकी रिपोर्ट आई थी। इसका काम क्या है विशेष, बहुत सारी इनकी सिफारिशें रहती हैं, हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनकी सिफारिशें मोटी मोटी किताबों में बंद रहती हैं, क्या करेंगे जान के। तो वाई की अलग समिति 1979, सर्वप्रथम इसी समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की। क्वेश्चन आप अभी पेपर देने वाले हैं, आगे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की थी गरीबी मापन के लिए। तो आप कहेंगे वाई की अलग समिति। सबसे पहले इसी समिति ने अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी थी। डीटी लकड़ावाला समिति, इसकी सिफारिश 1993 में आई थी। डीटी लकड़ावाला सबसे चर्चित नाम रहा है इन समिति का। लकड़ावाला फॉर्मूले में शहरी और ग्रामीण गरीबी के आकलन हेतु क्रमशः मतलब शहरी और ग्रामीण, तो क्रमशः औद्योगिक श्रमिकों मतलब शहरी गरीबी के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों और ग्रामीण गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों, है ना, जो खेती में काम करते हैं कृषि श्रमिक, जो उद्योगों में काम करते हैं वो औद्योगिक श्रमिक। फिर से पढ़ते हैं। इस फार्मूले में शहरी और ग्रामीण गरीबी के आकलन हेतु क्रमशः औद्योगिक श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया था, मतलब कि वो वस्तुएं कितने में खरीदते हैं ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में। इस प्रकार लकड़ावाला समिति ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारित की। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अब तक जीएसटी से पहले अलग अलग राज्यों में वस्तुओं के मूल्य अलग अलग हुआ करते थे ना, इसीलिए तो एमएसपी लिखा रहता है, मैक्सिमम, है ना, एमएसपी। तो वो इसलिए लिखा रहता है कि कोई उससे ज्यादा वसूल ना पाए। तो इसका रीजन होता है कि व्यापारी लोग, दुकानदार लोग मनमाना दाम वसूलते हैं, एमएसपी से नीचे मनमाना दाम। जबकि एमएसपी से नीचे हो सकता है कि वस्तुओं के मूल्य बहुत कम हो, एमएसपी हो सकता है कि 12 रुपया लिखा हो, तो हो सकता है उसी साबुन सोप का दाम 9 रुपए ही हो, लेकिन एमएसपी का लाभ उठाकर 11 रुपए में भी बेच सकते हैं उसे। तो चूंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया, शहरी गरीबों ग्रामीण गरीबों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया, इस प्रकार लकड़ावाला समिति ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारित कर दी। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, महंगाई अलग अलग पाई जाती है अलग अलग राज्यों में। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2009 में आई थी। इनकी खास बात यह रही कि इस समिति ने उपभोग का जो बास्केट है, मतलब क्या उपभोग करेगा तो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा और क्या उपभोग करेगा तो नीचे माना जाएगा। तो अभी तक तो मैंने कैलोरी की ही बात की ना, योजना क्या है, एक कैलोरी का मापदंड बना दिया है, 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी। लेकिन सुरेश तेंदुलकर
समिति ने जो कैलोरी बास्केट में केवल कैलोरी को नहीं लिया, इन्होंने कैलोरी बास्केट में कैलोरी के अलावा दूसरी बातों को भी शामिल किया, क्योंकि केवल कैलोरी ही मानव जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे शिक्षा भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को हो सकता है कैलोरी अच्छी मिल रही है लेकिन उसे शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल रहा है, तो गरीब ही है एक तरह से, है। तो इन्होंने उपभोग बास्केट में परिवर्तन करके उसमें कैलोरी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और टिकाऊ उपभोग की वस्तुओं को शामिल कर लिया। टिकाऊ उपभोग की वस्तु मतलब घरों में जो चीजें उपयोग के लिए रखी जाती हैं, तमाम आधुनिक वस्तुएं जो लोग खरीदते रहते हैं अपने घरों के साजो सामान बढ़ाने के लिए, तो उसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सी रंगराजन समिति 2014। चूंकि दुनिया भर में गरीबी के निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड का ही प्रयोग किया जाता है, दुनिया भर में गरीबी के निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए सरकार ने कैलोरी आधार पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए या सिफारिश देने के लिए सी रंगराजन समिति गठित की, क्योंकि इन्होंने कैलोरी के अलावा बाकी चीजों को भी शामिल कर दिया। इससे सरकार घबरा गई कि इस आधार पर अगर निर्धारित किया जाएगा तो हमारे यहाँ तो 75% लोग गरीब हो जाएंगे, क्या किया जाए। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु भी चाहिए, है ना, शिक्षा भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए। मनोरंजन के आधार पर अगर गरीबी मापा जाए हमारे देश में, तो हमको तो लगता है कि मनोरंजन के आधार पर 70% लोग गरीब हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर पास मनोरंजन साधन नहीं है अधिकतर लोगों के पास। तो दुनिया भर में चूंकि गरीबी का मापदंड कैलोरी है, कैलोरी उपभोग, इसलिए सरकार ने तेंदुलकर समिति के तुरंत बाद सी रंगराजन समिति गठित की। इसने अपनी सिफारिश 2014 में प्रस्तुत की। अब इन सभी समितियों ने गरीबी रेखा का क्या निर्धारण किया, योजना आयोग को क्या सिफारिश दी, ये अगले चैप्टर में रहेगा। आंकड़े उसमें रहेंगे, महत्वपूर्ण आंकड़े जो पूछे जाते हैं और अन्य बातें शामिल की जाएंगी। अगले वीडियो में गरीबी, भारत में गरीबी समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी ऐसे ही, क्योंकि जो अभी आंकड़े बताने हैं, नए आंकड़े खासकर 2017 के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, तो उसी में रहेगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। बहुत जल्दीबाजी करने से चीजों को, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, अब कल से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही हिम्मत करके मैं आज खड़ा होकर पाया और आपके लिए पढ़ पाया। थोड़ा दवाई खाया हूँ 1 घंटे पहले, तो कभी कभी मेरी तबीयत बिगड़ जाती है ना। तो पढ़ते रहिए। अगर 500 सीटें निकल रही हैं किसी एग्जाम में और पढ़ाई कर रहे हैं 50,000 लोग, तो भरेंगे तो 500 सीटें ना। कंपटीशन का स्तर ऊंचा है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। खासकर अगर बहुत नए लोग हैं तो बहुत ज़्यादा उतावले नहीं हो तो ही अच्छा, क्योंकि उससे हताशा जन्म लेती है। बहुत ज़्यादा उतावला होने से सब्र रहना चाहिए, धीरे धीरे मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहीं भी नहीं भागे जाने वाला हूँ, चाहे लोग कितना भी कुछ बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके साथ हूँ और बना हुआ हूँ। पढ़ते रहिए बस। नमस्कार।